अभी शादी हुई रश्मिका और विजय देवरकोंडा की, जहां पूरी इंडस्ट्री खुश थी इनकी शादी से, बट एक ऐसी चीज लीक हुई जिससे इनकी शादी में प्रॉब्लम आ गई एंड इसके लिए रश्मिका को खुद सामने आना पड़ा। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, साउथ के सबसे फेमस विजय थालापति की बीवी ने रिवील किया कि कैसे वो त्रिशा के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, साउथ का एक ऐसा सीनियर एक्टर जिसने दिन दहाड़े लोगों का मर्डर कर दिया। ये सब और भी कई डार्क सीक्रेट्स जो मैं रिवील करूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं द डार्क कंट्रोवर्सीज ऑफ साउथ इंडस्ट्री। तो ये बात है 2004 की, जब दो प्रोड्यूसर्स को एक साउथ का सुपरस्टार एक्टर गोली मार देता है। एंड आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये और कोई नहीं बल्कि मास हीरो नंदमूरी बालकृष्णा है। मगर ये सब हुआ कैसे? तो आपने अक्सर रील्स पर इन अंकल को कभी मोबाइल से या अपने बैठने के स्टाइल से अजीब स्टंट करते हुए देखा होगा। और अगर आपने नहीं पहचाना तो ये वही 105 करोड़ कमाने वाले डाकू महाराज हैं, जिसमें वो ऐसे स्टंट्स करते हुए नजर आते हैं और कभी कभी इडली पंजाबी भी बोल लेते हैं। डॉक्टर साहब तो दवा दे दवांगे, तुसी फिक्र करन दे, कोई लोड़ नहीं है। एंड जैसे रजनीकांत है वैसे ही एक तरह से अपने फैंस के लिए ये भगवान है। पर सब शौक तब हो गए जब इस भगवान ने दो लोगों को सरेआम गोली मार दी और इन्हें सब पागल कहने लगे। तो मिड 2004 में जब एक प्रोड्यूसर बेलमकोंडा सुरेश और उनके दोस्त सत्यनारायण चौधरी बालकृष्णा से मिलने उनके घर गए तो दोनों पार्टीज के बीच एकदम से कहासुनी होने लगी। एंड ऐसे में बालकृष्णा ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दोनों को शूट कर दिया। यस, कैन यू फक बिलीव इट? एंड ये पूरी कहानी और भी ज्यादा डार्क होने वाली थी। जल्दी से दोनों विक्टिम्स को हॉस्पिटल ले जाया गया एंड दोनों को काफी सीरियस इंजरीज आई थे। एंड इवन चौधरी के स्पाइनल कॉर्ड के पास बुलेट लग जाती है। इससे आप सोच सकते हैं कि मैटर कितना सीरियस था। और फिर जो सामने आया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि बालकृष्णा और उनकी वाइफ के पास 32 लाइसेंस्ड रिवॉल्वर्स थे और जो गन इस क्राइम सीन पर यूज हुई थी वो उनकी वाइफ के नाम पर थी। डैम, 32 रिवॉल्वर्स। एंड जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंची तो उन्होंने एक मस्त एक्टिंग करी। बालकृष्णा बुरी हेल्थ का बहाना करके हॉस्पिटल चले गए और वहां जाके उन्होंने पागल होने की एक्टिंग करी ताकि उन्हें मेंटली अनस्टेबल का सर्टिफिकेट मिल जाए एंड प्रोसिक्यूशन से वो बच जाए। यार ये सब कोई प्रियदर्शन की मूवी का प्लॉट नहीं लग रहा। एंड ऐसे बालकृष्णा को बेल मिल गई। बट अभी तो और चीजें डार्क होनी बाकी थी। तो इस इंसिडेंट के 1 महीने बाद खबर आई कि बालकृष्णा के डिप्लॉय गार्ड का किसी ने खून कर दिया है, which is quite scary। जहां कई लोग बोलते हैं कि ये मर्डर किसी रॉबर ने किया है तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि एक इनसाइडर जॉब है। एंड इतना सब सुनने के बाद भी आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ये आदमी बचा कैसे? एंड ये बात और डार्क है। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी राइट, कि पूरी दुनिया एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। हाँ एग्जैक्टली, सुंदर और जेठालाल वाला सीन। मेरा मतलब है बालकृष्णा को बचाया उनके जीजा ने, जो कि जाने माने पॉलिटिशियन और करंट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हैं, चंद्रबाबू नायडू जी। एंड इट इज क्वाइट सैड क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग अपने कनेक्शन से कैसे भी बच जाते हैं। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार इन्होंने अपने असिस्टेंट को मारा भी था और अपने जूते भी साफ करवाए थे। एंड एक बार एक एक्ट्रेस को असॉल्ट भी कर दिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये इंसान इतना कंट्रोवर्शियल है कि इनकी वीडियो देख के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो अगर आप बालकृष्णा पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो पिछले महीने खबर आई कि साउथ के बिगेस्ट एक्टर थालापति विजय अपनी वाइफ पे चीट कर रहे हैं त्रिशा के साथ। एंड ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी बीजेपी से। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूं उस एक्टर की जो साउथ का अर्जुन कपूर है, थालापति विजय। जी हाँ, तो आपने इस एक्टर को बेबी जॉन प्रो मैक्स, मेरा मतलब है सेट मैक्स पर लूप पे चलने वाली थेरी फिल्म में जरूर देखा होगा, जिसमें बंदे की डायलॉग डिलीवरी और स्वैग काफी कमाल है। पर एंड में इनके पास बस यही है, क्योंकि चाहे आप बिगिल देखो, चाहे मेरसल देखो, लियो देखो या मास्टर देखो, सब में इनकी एक्टिंग सेम है। बट आई डोंट नो ये इतने जाने माने एक्टर कैसे हैं, बट इनके भी काफी डार्क सीक्रेट्स हैं। तो 2024 में न्यूज आई कि एक पॉलिटिकल रैली में भगदड़ होने की वजह से 40 लोग मारे गए। एंड वो पॉलिटिशियन पीएम मोदी या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने जा रहे थालापति विजय की रैली थी। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि विजय ने 2024 के फेब में अनाउंस किया कि वो 2026 का तमिलनाडु स्टेट इलेक्शंस लड़ेंगे और इसके लिए वो सिनेमा में एक आखिरी मूवी करके रिटायर हो जाएंगे, जो कि विजय 69 होगी। मतलब विजय की लीड रोल में 69 मूवी होगी। और आगे चल के नाम पड़ा जान नायगन, जो कि इस साल पोंगल पर यानी 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। बट फिर इनकी लड़ाई हुई
बीजेपी से। तो जहां ये मूवी रिलीज होने वाली थी वही आई सीबीएफसी, जिसने मूवी को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बोल के इलेक्शन तक बैन कर दिया। और विजय ने इसका ब्लेम डाला उस इंसान पर जो कि तुम्हारे पापा और आदित्य धर के पहले प्यार हैं, मोदी जी और बीजेपी। क्योंकि देखा जाए तो सीबीएफसी मोस्टली करंट पार्टी की सुनता है। एंड विजय ने भी यही कहा कि कैसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। विजय का कहना था कि वो विजय पर प्रेशर डाल रहे थे अपनी पार्टी के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। एंड विजय को लगा कि लोग समझ जाएंगे। पर फिर आई एक शॉकिंग न्यूज कि सीबीआई विजय के पीछे लग गई उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। Today, Vijay will be appearing before CBI. In fact, this tragedy happened last year. 41 people lost their life. बट असली कंट्रोवर्सी तो अभी आनी बाकी थी। तो इसी महीने शॉकिंग न्यूज आई कि विजय की वाइफ ने उनसे डाइवोर्स की मांग की है, वो भी 27 साल की शादी के बाद एंड जस्ट इलेक्शन से कुछ महीने पहले। मगर ऐसा क्यों? तो अगर विजय की वाइफ की माने तो विजय 2021 के अप्रैल से किसी और एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे, which was quite devastating for her। उन्होंने विजय को सुधरने का मौका दिया, पर वो भूल रही थी कि विजय एक मास हीरो है। वो चाहे कुछ गलत भी करें या बोले, उनके फैंस बीजीएम लगा के विजय को हीरो ही बना देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। विजय के फैंस उल्टा विजय की वाइफ संगीता को ब्लेम करने लगे कि कैसे वो डाइवोर्स को इलेक्शन के बाद भी ले सकती थी, पर उन्होंने थालापति के बारे में नहीं सोचा। अरे भाई, ये सारे फैंस इतने ऐसा कैसे होते हो तुम? बट आखिर वो कौन एक्ट्रेस थी जिसने अफेयर किया था तमिल इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल आदमी के साथ? तो आपने ये गाना तो सुना ही होगा, राइट? एंड आपको अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मजेदार मूवी खट्टा मीठा याद है, जिसमें थी ये ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 96 मूवी की, जान जानू की, त्रिशा की। और ऑन अ साइड नोट गाइस, अगर आपने अभी तक 96 नहीं देखी है तो प्लीज कट्टी जाके पहले देख के आओ। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, त्रिशा ही वो एक्ट्रेस है जिसके साथ थालापति विजय का अफेयर चल रहा था। जी हाँ, ये दोनों फर्स्ट टाइम घिली में नजर आए थे 2004 में और इनकी केमिस्ट्री सुपर हिट थी। और फिर इन दोनों ने साथ में फिर सीधा जाके काम किया लियो में, जिसमें एक ऐसा सीन था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डैम भाई, गुड फॉर यू, नो नॉट गुड फॉर यू। और यही नहीं, विजय की अगली मूवी गोट के सॉन्ग में भी त्रिशा का कैमियो था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, बट ये तब सब कंफर्म हो गया जब एक दिन स्कैंडिनेवियन कंट्री के एटीएम में दोनों के साथ में फोटो वायरल हुई थी। एंड ये चीज यही नहीं रुकी। त्रिशा की इस मिरर सेल्फी ने तो न्यू कपल गोल्स दे दिए थे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि थालापति पॉलिटिकल पार्टी के काम छोड़कर त्रिशा के डॉगी के बर्थडे पार्टी में नजर आते थे। दिस इज सो रोमांटिक, राइट? नहीं, ये कपल गोल्स तब दिए जा रहे थे जब विजय ऑलरेडी मैरिड थे। विजय की वाइफ ने त्रिशा के ऊपर कुछ नहीं बोला, बट फैंस ने कहा कि ऐसे किसी का घर तोड़ना सही नहीं है। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी थियरी निकाली कि विजय की पार्टी का नाम जो टीवी के है, उसके अंदर जो टी है उसका मतलब त्रिशा है। मतलब कुछ भी। एंड ऐसे में कोई भी अपना रेपुटेशन बचा के अपनी बीवी से सॉरी मांगेगा, बट विजय नजर आए एक शादी में, वो भी त्रिशा के साथ। मतलब हार्ड लॉन्च करना कोई थालापति से सीखे। और एक तुम्हारा बंदा है जो इंस्टा पे तुम्हारे लिए स्टोरी भी नहीं डालता ये बोल के कि कजन्स फॉलो करते हैं। बट असाइड ऑफ दैट, थालापति की कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए ऑन द कंट्रोवर्सीज ऑफ थालापति विजय तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो 2024 में एप्स्टीन फाइल्स की तरह आई हेमा कमेटी। एंड इसके अंदर इतने सारे साउथ के केसेस थे कि बॉलीवुड भी शर्मा जाए। एंड उसमें से एक सीन वो था जिसमें एक बहुत बड़े एक्टर ने एक एक्ट्रेस को मोलेस्ट करवाया था और उसका एमएमएस भी रिकॉर्ड कर लिया था। एंड ये केस इतना डार्क है कि आप शॉक हो जाओगे। तो ये बात है 7 फरवरी 2017 की, जब एक एक्ट्रेस थ्रिसुर से कोची अपने घर जा रही थी। तब कुछ लोगों ने उनकी कार को इंटरसेप्ट किया और एक्ट्रेस को कार के अंदर से ही सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार बनाया। जहां ये ऑलरेडी हॉरिफाइंग है, वहीं पर सेक्सुअल असॉल्ट करते वक्त उन्होंने इस सिनेरियो का एमएमएस रिकॉर्ड किया। आई मीन दिस इज सो सैड एंड डिस्गस्टिंग। एंड अभी तो ये मैटर और बढ़ने वाला था, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एक्टर का बदले का प्लान था। एंड ये एक्ट्रेस और कोई नहीं थी, ये थी भावना मेनन, जो कि 15 साल की एज से एक्टिंग कर रही थी। और उन्होंने उस पॉइंट तक 50 से भी ज्यादा फिल्म्स में, मल्टीपल साउथ मूवीज में काम किया था एंड वो काफी पॉपुलर थी। बट इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ बदल दी। तो कुछ घंटों बाद भवाना को कोची के पास छोड़ दिया गया, जहां से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एंड पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। एंड कुछ दिनों के बाद मेन एक्यूज पुलसर सुनी यानी सुनील कुमार को अरेस्ट किया गया। उसके साथ कई और लोगों को भी कस्टडी में लिया गया। एंड इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो क्रेजी था, क्योंकि ये अटैक पहले से प्लान था। एंड आगे की जांच में एक ऐसा नाम आया
जिसने सबको शॉक कर दिया एंड वो था मलयालम एक्टर दिलीप का नाम। एंड अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो बता दूं कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 3 एक्टर्स में दिलीप का नाम आता है। Dilip has done over 100 movies. People call him Janapriya Nayakan, which means people's favorite hero. इनफैक्ट 2019 में एक फिल्म आई थी शिबू, जिसमें मेन कैरेक्टर दिलीप का फैन होता है एंड इसीलिए वो फिल्म मेकर बनना चाहता है। इस बात से आप समझ सकते हो कि इस बंदे की लेगेसी और इन्फ्लुएंस कैसा है, और इतने बड़े एक्टर का नाम आना इस केस को और भी सैड और डेंजरस बना देता है। बट अभी और शॉकिंग स्टफ आना बाकी था। तो पुलिस ने दिलीप पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस अटैक की प्लानिंग की थी एंड ऐसे ही जुलाई 2017 में दिलीप को अरेस्ट किया गया और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया एंड ऑब्वियसली उसने ये आरोप डिनाई कर दिए। बट केस में डिजिटल एविडेंस इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड विजुअल्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल में थे। प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया कि अक्यूज लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन था और अटैक को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था, व्हिच इज इवन वर्स। मतलब पूरे होशो आवाजों में ऐसे घिनौने काम को अंजाम देना। दिस शोज कि लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस केस का ट्रायल केरला के स्पेशल कोर्ट में शुरू हुआ था। केस सेंसिटिव होने के कारण प्रोसीडिंग्स लार्जली क्लोज डोर रखी गई। इसी दौरान कई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए एंड फरवरी 2019 में सर्वाइवर ने रिक्वेस्ट करी कि केस की हियरिंग एक फीमेल जज करे। तो इसीलिए केरला सरकार ने एक महिला जज को इस केस की सुनवाई के लिए अपॉइंट किया। बट क्या उनको जस्टिस मिला? तो जनवरी 2020 में इंसिडेंट के लगभग 3 साल बाद एर्नाकुलम के स्पेशल सेशंस कोर्ट में केस शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने टोटल 261 विटनेसेस पेश किए। ट्रायल के दौरान कई विटनेसेस जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग शामिल थे, उन्होंने एक बहुत शॉकिंग चीज करी। उन्होंने अपना इनिशियल बयान बदल दिया। जी हाँ, इनमें सिद्दिक, भामा, इदावले बाबू और विंदु पानिकर जैसे नाम शामिल थे। और अभी तो बहुत हॉरिफाइंग पार्ट आना बाकी था। तो 2021 के एंड में फिल्म डायरेक्टर बालचंद्र कुमार ने, जो खुद दिलीप के क्लोज बताते थे, ये क्लेम किया कि उनके पास असॉल्ट एमएमएस की कॉपीज थी और उन्होंने इसे घर पर कई बार देखा। एंड ये बहुत बड़ा क्लेम था। एंड इन एलिगेशंस के बाद पुलिस ने अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और एक नया एफआईआर रजिस्टर किया। കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഓഡിയോ പുറത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശമായാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഓഡിയോ അയച്ചതെന്ന് दिलीप ने इन आरोपों को डिनाई किया और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। എന്റെ കരിയർ, എന്റെ ഇമേജ്, എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത Cheers, let's go. Molesters free Farar. Yeah. Try to stand up and to face the life again. These kind of things were like pulling me down again and again and again. It makes me very, very angry. But in court, I think in front of the judiciary, just proof matters. No emotions, no bonding or the human life or what they lost or just proof. जहां इस केस में भावना को जस्टिस तो नहीं मिला, पर इस केस की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया जिसने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे वुमेन के टुवर्ड्स क्राइम पर रोशनी डाली। और इसी केस की वजह से हेमा कमेटी की फॉर्मेशन हुई, जिसकी रिपोर्ट सबको हिला के रख दिया था और ये दिखाया कि कैसे ये तो बस एक केस है, छोटा सा किस्सा था। साउथ इंडस्ट्री में औरतों के साथ वो सब हुआ जिससे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर आपको हेमा कमेटी रिपोर्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अभी खबर आई कि रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से शादी कर ली है एंड ये शादी बहुत ज्यादा ग्रैंड थी। जहां ये शादी बहुत ग्रेट थी, वहीं कुछ ऐसा लीक हुआ जिसने रश्मिका की रातों की नींद उड़ा दी। तो अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे रश्मिका को ऋषभ शेट्टी ने सिनेमा इंडस्ट्री में चांस दिया था, पर अब ऐसा लगता है मानो रश्मिका ने कन्नड़ा ऑडियंस को और कन्नड़ा ऑडियंस ने रश्मिका को अबैंडन कर दिया है। बट क्या आपको इसके पीछे की असली वजह पता है, जो बहुत शॉकिंग है? तो आपने 777 चार्ली तो देखी होगी, राइट? अगर नहीं देखी है तो प्लीज टिश्यू पेपर लेके देखना, क्योंकि ये मूवी बहुत इमोशनल है यार। इस मूवी के लीड एक्टर है रक्षित शेट्टी, जो ऋषभ शेट्टी के बेस्टी हैं। एंड इन्हीं ऋषभ शेट्टी ने किरिक पार्टी मूवी में रश्मिका का डेब्यू करवाया था और जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों के बीच में प्यार हो गया और जल्द ही एंगेजमेंट भी हो गई। पर सबसे शॉकिंग बात बताऊं, एंगेजमेंट के टाइम रश्मिका बस 20 साल की थी और रक्षित 34 इयर्स के थे। डैम, बॉलीवुड वाले तो बस बच्चियों के साथ एक्टिंग करते हैं, भाई ने तो सीधा शादी कर ली। एंड होना क्या था, जैसे कि अक्सर बड़े एज गैप वाले रिलेशनशिप्स टिक नहीं पाते हैं, 1 साल के अंदर इन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। ಇನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಚಾರ। इतने हाई प्रोफाइल ब्रेकअप के बाद भी ना रश्मिका ने कुछ कहा ना रक्षित ने। दोनों अपने रास्तों पर निकल गए। बट फिर हुई 2026 में रश्मिका की शादी और फिर आई कंट्रोवर्सी। तो रश्मिका की शादी के बाद सैड रक्षित रील एडिट्स वायरल होने लग गए और ऐसे में 12 मार्च को एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसने इस मैटर को और शॉकिंग बना दिया। तो 12 मार्च 2026 को रश्मिका मंदाना से जुड़ी एक पुरानी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। ये ऑडियो क्लिप उनकी मम्मी सुमन मंदाना की बताई जा रही थी, जिसमें रश्मिका के पास्ट एंगेजमेंट के बारे में काफी बातें कही गई थी। सुमन जी ने एलिजिडली इस क्लिप में कहा कि रश्मिका उस वक्त काफी यंग थी, फिर भी फैमिली ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर
लिया, लेकिन एंगेजमेंट के दौरान दोनों परिवारों के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रक्षित शेट्टी छोटी छोटी बातों पर सीन्स क्रिएट करता था और रश्मिका के प्रोफेशनल डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जैसे जब रश्मिका को फिल्म गीता गोविंदम का ऑफर मिला, तब एलिजिडली उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सोशल मीडिया पर अनाउंस करे कि शादी के बाद एक्टिंग वो छोड़ देंगी, which is so wrong। भाई, तुम किसी के लाइफ डिसीजंस कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सुमन ममदाना ने एक और इंसिडेंट का जिक्र भी किया, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म गीता गोविंदम के रिलीज की एक रात पहले रक्षित और उनके मैनेजर ने रात में कॉल करके रश्मिका को तुरंत हैदराबाद से बेंगलुरु आने को कहा था, जस्ट बिकॉज उन दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो गया था। भाई, वो बेचारी इतनी दूर कैसे आएगी, जरा सोच। एंड इंटरव्यू के एक हिस्से में सुमन इमोशनल होकर कहती है कि एक बार तो खुद रश्मिका की मॉम यानी सुमन को माफी मांगने के लिए कहा गया था, which is very disgusting। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना वजह माफी क्यों मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रेकअप हुआ तो अच्छे के लिए हुआ। एंड ये बहुत शॉकिंग रिवील था, क्योंकि रश्मिका की मॉम खुद आकर ये सब कह रही थी। एंड इसके बाद जो भी हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक डिटेल स्टेटमेंट डाला। उन्होंने इस क्लिप को एक पुरानी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बताया और कहा कि इसे बिना कंसेंट के रिकॉर्ड और सर्कुलेट किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन, हैरासमेंट और टारगेटेड अटैक्स चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वर्ड्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया और आज भी झूठे नैरेटिव्स चल रहे हैं। रश्मिका ने कहा कि इस बार जो हुआ वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि इसमें उनके परिवार और उन लोगों को भी घसीटा गया है जिनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इसे प्राइवेसी का सीरियस वायलेशन और डेफेमेटरी कंटेंट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये पुरानी क्लिप जानबूझकर इस वक्त सर्कुलेट की जा रही है ताकि उनकी पर्सनल लाइफ के रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। और यही नहीं, रश्मिका ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट की कि वो इस कंटेंट को तुरंत हटा दें, लोगों से इस प्राइवेसी का सम्मान करने और इस ऑडियो को आगे शेयर ना करने की अपील की। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क कंट्रोवर्सीज ऑफ साउथ इंडस्ट्री। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द टीम, जलज, सोमेश, रिजवान। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे जाने मन कहीं दिल चैन ना पाए, कि ऐसा हो नहीं सकता।